जितने भी इंपॉर्टेंट नियम वाले प्रश्न हैं एक ही वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका है विलियन, जहां से आपका एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आपका किसी भी सेट में आ सकता है, जैसे कि आपका है हेनरी का नियम। भाई बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हेनरी का नियम। और ये नियम क्या होता है, किस प्रकार से ये हम पर मतलब कहां पर लागू होता है, इसकी सीमाएं वगैरह ऐसे करके पूरा क्वेश्चन आता है, अनुप्रयोग पूछ लिए जाते हैं। तो मैं पूरा चीजें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। आइए यहाँ पर देखिएगा और अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आपको कम से कम 7 सेट में से आपको 3 से 4 सेट में पक्का क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है ना, मतलब नियम वाले। अब किसी सेट में नहीं रखता है तो फिर आप लोग कह दो कि भैया हमारे में नहीं आया था, लेकिन चांस बहुत ज्यादा है, 90% चांस रहते हैं। अब जो प्रीवियस आपने पेपर दिए तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं है। भाई कुछ सेट ऐसे हैं जो कि भाई आउट ऑफ सिलेबस बना दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जा रहे हैं, है ना। आपने इंग्लिश का पेपर देखा होगा, एक दो सेट ऐसे आए थे जो कि बहुत हार्ड थे, और कुछ तो ऐसे थे भाई पूरा एकदम इजी थे। तो ऐसा हो जाता है, बाकी आपको तैयारी करना है ना। तो चलिए देखिए भाई हेनरी का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होती है। सिंपल आपको यह समझना है कि मान लो आपके पास कोई एक पात्र है, इसमें आप लोग गैस को मिला रहे हो, यहाँ पर द्रव भरा हुआ है, और इसमें कोई आप प्रेशर यानी कि दाब लगा रहे हो, तो गैस की द्रव में जो विलेयता है, अब विलेयता का मतलब आप समझ सकते हो भाई, उसमें गैस में आप लोग मतलब द्रव में आप लोग गैस को मिला रहे हो, है ना। तो घुलनशीलता जो होगी वो गैस की दाब की, जो आप लोग यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हो, दाब के समानुपाती होती है। ये होता है आपका हेनरी का नियम। अब यहां पर देखोगे तो यम इज प्रोपोर्शनल टू पी, है ना। तो यहां पर आपकी जो घुलनशीलता है यानी गैस की द्रव में विलेयता एम, वो आपकी प्रेशर यानी दाब के समानुपाती, इसलिए यहां पर आपको इस तरीके से लिख देना। और बाकी इसके बाद यहां से आप लोग जब समानुपाती नियतांक हटाओगे, इक्वल यहां पर साइन आ जाएगा, तो ये के एच जुड़ जाता है, जिसे बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, ठीक है, क्योंकि हेनरी का ही नियम है। अब देखिए इसकी सीमाएं, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपका अगर पूछेगा तो बोलेगा भैया यह बताओ कि यह नियम कहां पर लागू होता है। आपको ये तो पता चल गया कि भाई हेनरी का नियम क्या होता है, लेकिन कहां कहां पर लगता है ये नहीं पता है, तो आ जाओ, ठीक है। तो पहला यहां पर पॉइंट है, यह केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। कैसे? आदर्श गैस, ठीक है। दूसरा यहां पर हो जाएगा, विलयन का ताप कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भैया कम नहीं होना चाहिए, एक स्थिर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बोला है कि स्थिर ताप पर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है। तीसरा यह है कि गैस को विलायक से क्रिया नहीं करना चाहिए। क्रिया का मतलब तो जानते होगे ना आप लोग। जैसे मान लो आपके पास ये पात्र में द्रव है, और यहां पर कोई आप ऑक्सीजन को मिला रहे हो, मान लो कोई गैस ले रहे हो, ठीक है, कोई भी गैस ले रहे हो, और अगर ये गैस इसमें मिलाए और द्रव के साथ ये रिएक्शन करके मिल गई, है ना, क्रिया कर लिया, है ना, रिएक्शन कर ली, तो फिर वो नियम यहां पर नहीं लगेगा। तो इसलिए कह रहा है कि वो क्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन आपकी क्या है, इसकी सीमाएं हैं। इसके बाद यहां से आपको याद कर लेना है इसके अनुप्रयोग, जिसमें आपका पहला है शीतल पेय पदार्थों में, दूसरा है समुद्री गोताखोरों द्वारा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका पहला है हेनरी का नियम, फर्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट ये पहला चैप्टर है, इस तरीके से इसको कर लेना, ठीक है। दूसरा नियम भैया आपको तैयार करना है, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। आ जाओ, मैं आपको एक एक करके पूरी चीजें यहां पर बताऊंगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको पूरा रिवीजन करना है, और आपने पहले से भी अगर याद किया है तो भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि रिवीजन आपका हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट तो यार मैं कह नहीं सकता इतना ज्यादा है। चलिए, तो इस नियम का प्रतिपादन अर्थात इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? 1886 में दिया गया था, जिसका नाम था वैज्ञानिक का, जिनका नाम था, फ्रेंच वैज्ञानिक थे फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट, ठीक है। ज्यादातर रूल्स जो होते हैं, लॉ होते हैं, आपको पता है कि जो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं वो अपने नाम पर रख देते हैं, जैसे कि ओम का नियम, न्यूटन के नियम, ठीक है, ऐसे करके फैराडे के नियम, कुलाम के नियम, बहुत सारे नियम है जो कि आप अपने नाम पर रख देते हैं। तो वैसे यहाँ पर राउल्ट का नियम है। अब इसका कथन मतलब इसकी परिभाषा, यानी कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी भी सीमाएं आपकी पूछी जाती है। मैं सारी चीजों को बताऊंगा। देखो यहाँ पर, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। सिंपल सा भाई फंडा है। आप ये समझो कि किसी निश्चित ताप पर यहां पर भी टेम्परेचर क्या है आपका, निश्चित रहेगा। विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, अब कह रहा है कि उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहां पर भैया आपको कुछ साइन दिखाए गए हैं, जैसे कि वाष्प दाब को हम यहां पर जो है कि सोल्यूशन यानी विलयन का, एस का मतलब यहां पर सोल्यूशन समझिएगा, ठीक है, पीएस आपका विलयन का वाष्प दाब। मोल प्रभाज यहां पर एक्स से इसको हम व्यक्त करेंगे। विलायक का जो वाष्प दाब है इसको पी नॉट यानी पी जीरो से व्यक्त कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि भैया जो आंशिक वाष्प दाब होगा ना, वाष्प दाब मूल प्रभाज के क्या है, समानुपाती है। अर्थात यहां पर देखो ये आपका पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू एन अपॉन स्मॉल एन
प्लस कैपिटल एन, ये आपका मोल प्रभाज है। आपको पता है ये विलेय और विलायक दोनों के लिए लागू होता है। अगर आपको मान लो कोई एक को हम लोग, जैसे विलेय को हम लोग एन माने, स्मॉल एन माने हैं, तो अगर हमें विलेय का निकालना तो ये फार्मूला लगेगा, और मान लो विलायक को हम लोग कैपिटल एन माने हैं, तो फिर क्या करते हैं, कैपिटल एन ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और बाकी नीचे यही दोनों का ऐड यानी कि जोड़ ही रहता है। इस प्रकार से फॉर्मूला काम करता है। तो ये हमारा क्या है, राउल्ट का नियम है। इसके बाद इसकी कुछ सीमाएं हैं जो कि इस तरीके से हैं, जैसे कि कहां पर लगता है जान लीजिए थोड़ा सा। पहला, यह तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक है, कहां पर भैया, तनु विलयन। अब तनु विलयन का मतलब तो आप समझते हैं ना, क्या होता है तनु विलयन। आप बोलोगे भैया तनु विलयन ऐसे विलयन होते हैं जहां पर विलेय की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा ज्यादा हो। जैसे कि हम अगर चीनी और पानी को मिलाकर के कोई विलयन बना रहे हैं, तो अगर हमारा 10 लीटर पानी है, उसमें हम सिर्फ 100 ग्राम चीनी डाल दें, तो वह हमारा विलयन हो जाएगा तनु, अर्थात अपनी भाषा में बोले एकदम तो भाई पतला विलयन, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर एक सांद्र विलयन भी होता है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, यहां से आपका दूसरा जो है इसकी सीमा है वह है कि यह वाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है। तीसरा भैया यहां पर हो जाएगा, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। बस 3 ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो बिल्कुल नजरों में उतार लो, जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसको नजरों में उतार लो, आपको पेपर में देखने को मिलेगा एकदम। और बाकी चलिए, केमिस्ट्री की पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगा आज, बहुत सारे वीडियो में लाने वाला हूं, बिल्कुल चैनल से जुड़े रहना आप लोग। चलो, इसके बाद यहां से है आपके सामने भैया कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम यार क्या होता है, चलिए जानते हैं थोड़ा सा फिर इसके बारे में भी। तो देखो क्या कहता है ये, कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, तनुता कैसी रहेगी, अनंत एकदम भैया, अनंत टॉप पर मोलर चालकता धनायन तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। कितनी होती है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर कोलराउस का नियम, ठीक है। अब देखिए भैया, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आपके पास कोई एक विद्युत अपघट्य है, यहाँ पर हमारे पास मान लो इस पात्र में विद्युत अपघट्य हम लोग ले लेते हैं। अपघट्य मतलब इसमें क्या होंगे भाई, धनायन और ऋणायन दोनों यहाँ पर जो है आपके चार्ज रहेंगे, ठीक है ना। कोई भी विलयन है जिसमें धनायन भी रहेगा और ऋणायन भी रहेगा, अर्थात आपके पास मान लो कि NaCl का विलयन है, जिसमें आपको पता है कि जो Na होता है सोडियम पॉजिटिव रहेगा, और Cl आपका क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जानते हैं कि भाई वो देने वाला होता है हमेशा। यहाँ पर जस्ट उल्टा चीजें चलती हैं आपकी, ठीक है ना। साइंस में जो नेगेटिव है वो क्या होता है, दानी होता है, देने वाला होता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव है वो लेता रहता है, ठीक है ना, मतलब भिखारी कह सकते हो। तो कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पर होता है। अब देखो यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट m इक्वल टू यहाँ पर v प्लस एंड एक है v माइनस। इसका मतलब क्या है भाई, तो यहाँ पर आपने देखा कि धनायनों तथा ऋणायनों के आयनिक चालकताओं का योग, अर्थात ये आपका धनायन और ऋणायनों की संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप NaCl को लिखे, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव यानी प्लस और Cl आपका नेगेटिव यानी कि माइनस, ये प्रोसेस चलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर कोलराउस का नियम, ठीक है। तो बिल्कुल नजरों में उतार लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपका पूछा जा सकता है। बाकी जो चीजें यहां पर हमने बताया वो आपके यहां पर लिखा गया, कि जैसे कह रहा है कि जहां लैम्डा इनफाइनाइट प्लस तथा लैम्डा इनफाइनाइट माइनस धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकताएं तथा v प्लस और v माइनस क्रमशः धनायन और ऋणायनों की संख्याएं हैं। सीमाएं कहाँ है भैया, यानी कहां कहां पर लगता है, चलिए जानते हैं। पहला, अनंत तनुता पर ही मान्य है। दूसरा, उच्च सांद्रता पर तृतीयपूर्ण है। और तीसरा पॉइंट है, कोलराउस नियम का उपयोग मुख्य रूप से बहुत अधिक तनु विलयनों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये भैया 3 पॉइंट है सीमाओं के, और इस प्रकार से होता है आपका कोलराउस का नियम। इसके बाद